India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ को वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में कडप्पा सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत पर फैसला करने का दिया निर्देश। बिना पहचान प्रमाण 2000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। आरबीआई ने कहा 2000 के नोटों को चलन से हटाना नोटबंदी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेयर शैली ओबराय के फैसले को खारिज किया। कहा एक व्यक्ति के मतपत्र को खारिज करना कानूनी रूप से गलत, खारिज मतपत्र की गिनती की जानी चाहिए। ज्ञानवापी संबंधित सभी 8 मुकदमे कल्ब करके वाराणसी जिला अदालत में 7 सुने जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि समय, धन बचाने और कानूनी प्रकृति की कठिनाइयों से बचने के लिए मामलों को समेकित किया जाना चाहिए। India Legal presents Courts Roundup. तो बढ़ते आगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2000 रुपए के नोट बदलने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 2000 रुपए के नोटों को वापस लेना नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक वैधानिक कवायद है। अदालत वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया है कि आरबीआई और एसबीआई की ओर से बिना सबूत के 2000 रुपए के बैंक नोटों को बदलने की अधिसूचना मनमानी है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों के खिलाफ है। बिना फॉर्म और पहचान प्रमाण के 2000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 के नोटों को चलन से हटाना नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक वैधानिक प्रक्रिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2000 के नोटों को हटाने वाली अधिसूचना को रद्द करने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के जवाब में आरबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये जानकारी दी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा याचिका दायर की गई है, जिसमें अधिसूचनाओं को मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ घोषित करने की मांग की गई है। आक्षेपित अधिसूचनाएं 19 और 20 मई को प्रकाशित की गई हैं। जनहित याचिका का भारतीय रिजर्व बैंक ने दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया। आरबीआई ने कहा कि याचिका को भारी जुर्माना लगाते हुए खारिज किया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में 23 मई को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। आरबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए इसे खारिज करने की मांग की। याचिका को बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर किया था। आरबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम निर्णयों में कहा है कि अदालतों को नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर कहा कि आरबीआई और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी अधिसूचनाएं मनमाना, तर्कहीन होने के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि बड़ी मात्रा में 2000 के नोट या तो लोगों की तिजोरी तक पहुंच गए हैं या फिर अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, ड्रग तस्करों, खनन माफियाओं और भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला किया है। इसके लिए 4 महीने का वक्त दिया गया है। इस अवधि में लोग अपने पास रखे 2000 रुपए के नोट को बदल सकेंगे। बैंकों में 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू हो गई है।
2000 का नोट बदलने के लिए कोई आधार कार्ड नहीं देना है, कोई आधिकारिक सत्यापित दस्तावेज नहीं देना है और किसी तरह का फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है। इस संबंध में सभी शाखाओं को निर्देश दिए गए हैं। इसके पहले एसबीआई ने भी कहा था कि उसकी शाखाओं में भी नोट बदलने के लिए किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी और न ही फॉर्म भरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए इसे बंद करने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये नोट लीगल टेंडर में बने रहेंगे। आरबीआई ने लोगों को 23 मई से 30 सितंबर के बीच 2000 रुपए के नोट को बदलवाने या जमा करने को कहा है। इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि गाइडलाइंस में क्या क्या चीजें हैं इस खबर के जरिए। आरबीआई गाइडलाइंस की 15 जरूरी बातों को भी जान लेते हैं। 2000 के नोट बंद, गाइडलाइंस जारी। आरबीआई की नोट बदलने की गाइडलाइंस जारी। एसबीआई ने इसे लेकर सर्कुलर जारी किया। 23 मई से 30 सितंबर तक बदल सकते हैं नोट। आपके पास 4 महीने का वक्त। तय डेडलाइन तक नोट करना होगा जमा। डेडलाइन निकलने पर जाना होगा आरबीआई के पास। एक दिन में 50,000 रुपए तक होंगे जमा। साल में 20 लाख रुपए तक का डिपॉजिट। कोई स्लिप या फॉर्म नहीं भरना होगा। बिना दस्तावेज के एक दिन में 24 नोट होंगे जमा। 25वें 2000 नोट के लिए नियम पालन करना होगा। 25वें नोट के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड देना होगा। तय लिमिट से अधिक कैश नहीं निकाल सकेंगे। केवाईसी नहीं है तो आपको परेशानी होगी। आरबीआई गाइडलाइंस की 15 जरूरी बातों को भी जान लेते हैं। 2000 के नोट तो ये 15 जो जानकारियां हैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की ताकि आपको ये सारे बिंदु एक साथ देखने को मिल सके। बढ़ते आगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की मेयर शैली ओबराय को झटका देते हुए उनके एक आदेश को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली की मेयर शैली ओबराय के फैसले को खारिज किया। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि एक व्यक्ति के मतपत्र को खारिज करने का शैली ओबराय का फैसला कानूनी रूप से गलत था। हाईकोर्ट ने शैली ओबराय को 24 फरवरी को हुए मतदान के मुताबिक चुनाव परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि खारिज मतपत्र की गिनती की जानी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला बीजेपी पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत की याचिकाओं पर आया है, जिन्होंने एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिकाकर्ता बीजेपी उम्मीदवार की दलील थी कि जिन मतपत्रों को रद्द घोषित किया गया था उनकी भी गिनती की जाए, लेकिन शैली ओबराय दोबारा मतदान कराने पर अड़ गईं। इस पर भाजपा पार्षदों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मेयर कार्यालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस फैसले का अध्ययन विधि विशेषज्ञों की टीम कर रही है ताकि उसे बड़ी पीठ या अदालत में चुनौती दी जा सके। आम आदमी पार्टी की सदस्य ओबराय ने एक आदेश पारित किया था जिसके द्वारा उन्होंने एमसीडी स्थायी समिति के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया था। अपनी याचिका में सहरावत और राय ने अदालत से कहा कि महापौर का आदेश गलत था क्योंकि चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं, जहां भाजपा और आप दोनों ने 3-3 सीटें जीती हैं। तो एक व्यक्ति के मतपत्र को खारिज करना कानूनी रूप से गलत यहां पर बताया गया है। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय को यहां झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हवाई अड्डे के संचालन, रखरखाव और विकास संस्थाओं द्वारा संबंधित हवाई अड्डों से प्रस्थान करने वाले यात्रियों से लगाया और एकत्र किया गया उपयोगकर्ता विकास शुल्क या यूडीएफ एक वैधानिक शुल्क है और इस प्रकार यह वित्त अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत कर सेवा लेवी के अधीन नहीं है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल या सीएसटीएटी के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने फैसला सुनाया था कि यूडीएफ करदाताओं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाया और एकत्र किया गया यूडीएफ
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 AI अधिनियम की धारा 22A के तहत सेवा कर के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो वसूले गए उपयोगकर्ता विकास शुल्क पर कोई सेवा कर नहीं लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क वसूली के लेकर ये जो चीजें हैं सामने आई हैं। CSTAT के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और ये मानते हुए कि AI अधिनियम की धारा 22 के तहत वसूले गए शुल्क और किराए और AI अधिनियम की धारा 22A के तहत लगाए गए और एकत्र किए गए UDF के बीच अंतर है। शीर्ष अदालत ने कहा कि UDF भविष्य की परियोजनाओं की लागत के वित्त पोषण के लिए एकत्र किए गए कर या उपकर के रूप में है। अदालत ने कहा कि निर्धारित इकाइयों द्वारा ग्राहकों, आगंतुकों, यात्रियों और विक्रेताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कोई विचार नहीं किया गया था। ये देखते हुए कि केंद्र की आर्थिक नीतियों के एक हिस्से के रूप में हवाई अड्डों के अपडेट और नवीनीकरण को UDF के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जो एक वैधानिक लेवी है। अदालत ने टिप्पणी की कि तथ्य यह है कि UDF राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं की जाती है। इसे किसी वैधानिक लेवी या अनिवार्य वसूली से कम न बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ को YS विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में कडप्पा सांसद YS अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत पर फैसला करने का निर्देश दिया। जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने मामले को तय करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा पारित पहले के आदेशों के बावजूद उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर फैसला करने में विफल रहने पर आपत्ति जाहिर की। अदालत ने CBI के सामने पेश नहीं होने पर आरोपी के आचरण पर भी आपत्ति जताई। हम अपने आदेश के बाद उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित नहीं करने से खुश नहीं हैं। अग्रिम जमानत देने में कितना समय लगता है और दूसरी बात यह है कि हम खुश नहीं हैं कि CBI नोटिस जारी करती है और अविनाश रेड्डी पेश नहीं होते हैं। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने वरिष्ठ वकील V गिरी को बताया। शीर्ष अदालत इस संबंध में तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही देरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली कडप्पा के पूर्व सांसद YS विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें हत्या के आरोपी अविनाश रेड्डी से पूछताछ के दौरान CBI पर प्रतिबंध लगाया गया था। हाईकोर्ट ने CBI को निर्देश दिया था कि वो अपने सवालों को मुद्रित रूप में पेश करे, उन्हें पहले से प्रसारित करे और सांसद से अपनी पूछताछ को टेप करे। शीर्ष अदालत ने तब टिप्पणी की थी कि इस तरह का आदेश आपराधिक कानून न्यायशास्त्र के पुनर्लेखन के बराबर होगा और इसे अत्याचारी करार दिया जाएगा। मंगलवार को सुनीता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि आरोपी ने पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होकर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा की। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने टिप्पणी की थी, लेकिन उन्हें अपनी अग्रिम जमानत याचिका को आगे बढ़ाने का अधिकार है। हालांकि बेंच ने CBI के समन के खिलाफ अविनाश रेड्डी को कोई अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया। वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी विवाद संबंधित सभी लंबित मुकदमों को समेकित या क्लब किया है। अब सारे मुकदमे की सुनवाई एक साथ होगी। सभी मामलों की सुनवाई जिला जज की अदालत एक साथ करेगी। यह आदेश धारा 4A CPC के मद्देनजर पारित किया गया है। दलील यह दी गई थी कि ये सभी वाद समान प्रकृति के हैं, इसलिए
केरल हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत एर्नाकुलम के समक्ष लंबित यौन उत्पीड़न के मामले में मलयालम फिल्म एक्टर उन्नी मुकुंदन द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। जस्टिस के बाबू की एकल पीठ ने बर्खास्तगी का आदेश पारित किया। यह मामला एक्टर के खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई से संबंधित है, जो 2017 में महिला द्वारा एक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली शिकायत के आधार पर शुरू किया गया। कथित घटना कोच्चि में हुई थी, जब महिला फिल्म प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए अभिनेता से मिलने गई थी। अदालत ने 9 फरवरी 2023 को महिला शिकायतकर्ता के ये कहने के बाद कि मामले को सुलझा लिया गया, ये मानने में अदालत को पहले गुमराह किया गया। मुकदमे की कार्रवाई पर पहले से दी गई रोक को हटा दिया। शिकायतकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि अदालत ने अंतरिम रोक एक्टर के वकील द्वारा झूठे प्रस्तुतिकरण पर काम करते हुए दी कि मामले को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया। उसके वकील ने कहा कि हलफनामा अदालत में पेश किया गया, जिसके आधार पर अंतरिम रोक दी गई। उस पर खुद शिकायतकर्ता ने कभी हस्ताक्षर नहीं किए। याचिकाकर्ता के वकील ने 2021 को इस कथन के आधार पर कि मामले को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया, अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। जस्टिस बाबू ने पाया कि महिला द्वारा समझौते के झूठे दावे के बारे में लगाए गए आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो बहुत गंभीर है और इसके लिए मुकुंदन जवाबदेह होंगे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की हरकतें अदालत के सामने झूठे दस्तावेज बनाने और जमा करने की राशि होगी, जो आपराधिक अपराध है। यानी जो एक अपराध है, कोर्ट ने पहले कहा कि यह कोर्ट के साथ धोखाधड़ी है और इसे गुमराह करने की कोशिश माना जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को 2002 के हमले के एक मामले में उपराज्यपाल पद पर रहने तक मुकदमे पर रोक लगाने की उनकी याचिका में अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने अहमदाबाद कोर्ट के समक्ष लंबित आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। इससे पहले अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 9 मई को सक्सेना के आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 361 उपधारा 2 के तहत दिए गए रोक के मद्देनजर अपने वर्तमान पद पर रहने तक आपराधिक मुकदमे का सामना करने से प्रतिरक्षा की मांग की थी। मेट्रोपॉलिटन अदालत ने पाया कि बाद में एलजी के पद से हटने के बाद उनके खिलाफ एक अलग मुकदमे का संचालन करने से अभियोजन पक्ष के गवाहों को कठिनाई होगी। सक्सेना अहमदाबाद में वर्ष 2002 में नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ दंगा, गैर कानूनी सभा और हमले के आरोपों का सामना कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले के खिलाफ सक्सेना ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें सक्सेना की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जल उनवाला ने जस्टिस एम के ठक्कर की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट अदालत भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 को ध्यान में रखने में विफल रही, जो राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख की आपराधिक कार्यवाही से रक्षा करता है। उनका आगे कहना था कि अनुच्छेद 361(3) के मुताबिक राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से जारी नहीं की जा सकती, जैसा कि एलजी सक्सेना के मामले में हुआ था। सीनियर एडवोकेट उनवाला ने प्रस्तुत किया कि भले ही अदालत परीक्षण के साथ आगे बढ़ती है, ये संविधान के अनुच्छेद 361(3) के तहत उन्हें दी गई सुरक्षा के मद्देनजर एलजी सक्सेना को हिरासत में भेजने की स्थिति में नहीं होगी। इन प्रस्तुतियों के मद्देनजर जस्टिस ठक्कर ने प्रतिवादी राज्य और शिकायतकर्ता पाटकर को नोटिस जारी करते हुए मामले में आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी और मामले को 19 जून को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। तो कोर्ट राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.